एब्सोल्युटली लाइव। एक बार फटाफट से कंफर्म करोगे कि हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो सब कुछ बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है? प्लीज कंफर्म गाइस। मैं भी एक बार चेक कर लूं कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। यस, एक बार ऑडियो भी कंफर्म कर देना। ओके, सीम्स प्रॉपर गाइस। चलो, ओ हीरो लोग पहुंच गए, आ गए, शुरू करूं क्या? यस सर, चलो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर? सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलो, तो इस सेशन में हम दो इंडेक्स रिवाइज करेंगे, एक इंडेक्स 30 और एक इंडेक्स 38 और एक इंडेक्स 40। 38 का नाम क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। 40 का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वापस से बता दूं इस इंडेक्स के बारे में, ये दोनों इंडेक्स मतलब 16 के बात करना ताकि थोड़ा इंटरलिंकेज का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इस दोनों इंडेक्स के अंदर हम वापस से सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से अपन रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो भी इसके बोर्ड नोट्स है, जो भी रेलिवेंट बोर्ड नोट्स है, आई विल ट्राई टू अपलोड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना रिवीजन देखा तो मैंने सुना फायदा नहीं होता उसका, तो पहले ये दोनों कर लेना फिर रिवीजन देखना। ठीक है सर, चलो इसी बात पे शुरू करते हैं रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेक्स 38, नाम क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कौन से पॉइंटर्स है पढ़ने के लिए, तो 11 पॉइंटर्स पढ़ने के लिए। तो पहला पॉइंट अपना सबसे पहला डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो डेफिनेशन के पॉइंटर्स देख लो। डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल बोलता है आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज। सर इतना सब क्या है? एक एक पॉइंट को अपन रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइबल। वो बोलता है कोई भी इंटेंजिबल आइडेंटिफाइबल कब होगा? जब वो दो में से एक कंडीशन मीट करेगा, या तो वो सेपरेबल होना चाहिए या फिर इट शुड अराइज फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, कोई भी इंटेंजिबल है, सवाल पूछो अपने आप से, क्या मैं इसको अलग से बेच सकता हूं क्या? इफ द आंसर इज यस, आइडेंटिफाइबल है। या फिर क्या ये सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हुआ है क्या? इफ द आंसर इज यस, आइडेंटिफाइबल है। दोनों में से कोई भी एक मीट करना है, बराबर, तो आइडेंटिफाइबल होगा। अब इसी के ऊपर थोड़ी विस्तार में अपन बात कर सकते हैं गुडविल के केस में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपको पता अपन कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या ये सेपरेबल है। कभी सुना है गुडविल गुडविल अलग से बेच दिया? नहीं, गुडविल धंधे के साथ बिकता, अलग से नहीं बिक सकता। सेकंड, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है, तो डिड इट अराइज फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये तो अपन ने खुद जनरेट किया है, तो इसलिए अपन उसको कभी रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन परचेज गुडविल अगर होता है ना, तो अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? सेपरेबल तो ये भी नहीं होता है, लेकिन इट अराइजेस फ्रॉम अ सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए अपन परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफाइबल। सेकंड क्या बोलता है? नॉन मॉनेटरी एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट? सिंपल सी बात बोलता हूं, जितना वैल्यू दिख रहा है, अगर एग्जैक्टली उतना वैल्यू किसी ने आपको पे करने का प्रॉमिस किया है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी एसेट। क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी एसेट। जैसे डेटर्स है, डेटर्स वाले केस में 10 लाख दिख रहा है, मतलब एग्जैक्टली आपको 10 लाख रुपया कोई पे करने वाला है, मॉनेटरी एसेट, बराबर। इंटेंजिबल वाले केस में अगर 10 लाख दिख रहा है, तो कोई आपको प्रॉमिस करता है कि आपको इतना 10 लाख रुपया देने वाला है? नो। तो एग्जैक्टली इतना वैल्यू आपको किसी ने देने का प्रॉमिस नहीं किया है, इसलिए वो नॉन मॉनेटरी होता है। तो हर एक इंटेंजिबल होता है नॉन मॉनेटरी एसेट। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, बाय सब्सटेंस नहीं है तभी तो इंटेंजिबल है ना, और हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइबल डिस्क्राइब किया, वो आपने ऑलरेडी कर लिया। फिर कुछ गाइडेंस दे रखी है। किस चीज को लेकर गाइडेंस दे रखी है? एक ऐसा आइटम जिसके अंदर दोनों एलिमेंट है, टेंजिबल एलिमेंट भी है, इनटेंजिबल एलिमेंट भी है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? तो वो बोलता है अगर एक ऐसा आइटम खरीदा, जैसे सॉफ्टवेयर खरीदा आपने सीडी में आते थे ना पहले सॉफ्टवेयर, पुराने जमाने में, बराबर, अभी पुराने जमाने बोलेंगे अपन। तो अगर सॉफ्टवेयर आया सीडी में, तो यहां तो सीडी टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है। तो हम देखते हैं विच इज द मोर सिग्निफिकेंट एलिमेंट। आपने पैसा किसके लिए दिया है? सीडी के लिए दिया, सॉफ्टवेयर के लिए दिया है। आपने पैसा दिया सीडी सॉफ्टवेयर के लिए ना, तो इसलिए इंटेंजिबल। तुम समझ रहे हो? सेकेंड चीज, सपोज कंप्यूटर खरीदा, अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आया, तो उस केस में आपने जो मेन पैसा दिया वो कंप्यूटर के लिए दिया हुआ है, तो इसलिए अपन टेंजिबल रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, इट कैन वेरी, तो आपको ये चेक करना है, असेस करना है विच इज द मोर सिग्निफिकेंट एलिमेंट, वैसे उसको क्लासिफाई कर देना। ठीक है, ये आपका पहला डेफिनेशन हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस वगैरह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिकग्निशन क्राइटेरिया, सेम लाइक 16। वो डेफिनेशन मीट करना चाहिए, वो तो बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट, यहां भी जस्ट लाइक इंडेक्स 16, देखो इंडेक्स 16 से बहुत रिश्ता है इसका, ऐसा रिश्ता है इसका, बराबर। तो मेजरमेंट के अंदर भी जब इनिशियल सब्सिक्वेंट बात करोगे तो काफी चीज आपको सिमिलर दिखेगी। देख लेते हैं अपन, जो सिमिलर है उसको फिर अपन रिवाइज कर लेंगे एक बार वापस से। इनिशियल मेजरमेंट क्या बोलता है? ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। अगर आपने परचेज किया है
तो वो सेम है, बोलता है परचेज प्राइस एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। यहाँ डीकमिशनिंग वगैरह नहीं है, क्यों? अरे इसमें सब्सटेंस ही नहीं है, तो क्या तो गाड़ेंगे और क्या तो निकालेंगे। डीकमिशनिंग मतलब क्या होता है कि इधर इंस्टॉल कर दिया फिर उसको वापस निकाल ले तो रिस्टोर करके देना पड़ेगा। अब इसमें सब्सटेंस ही नहीं है तो कहां तो अपन डालेंगे और क्या तो निकालेंगे, तुम समझ रहे हो क्या? तो यहाँ डीकमिशनिंग नहीं है, बाकी सब कुछ है। उसके अलावा परचेज किया तो अपने को समझ गया। हाँ, यहाँ भी डेफर्ड कंसिडरेशन है। कोई सॉफ्टवेयर खरीदा आपने, बोला पैसा 1 साल के बाद दूंगा, तो इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट कभी कैपिटलाइज मत करना, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, अनटिल एंड अनलेस इट इज अ बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड 23। ठीक है, आगे असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज में एक्वायर किया, सेम लाइक 16, वही 3 प्रेफरेंस है। इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के 3 प्रेफरेंस है। पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, वो नहीं है अवेलेबल। तो सेकंड प्रेफरेंस है कैरिंग अमाउंट ऑफ सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, वो भी नहीं है अवेलेबल। तो तीसरा प्रेफरेंस है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, सिंपल, बराबर। और इफ द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो एक ही प्रेफरेंस है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, सिंपल। अगर असेट आपने गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में एक्वायर किया तो इंडेक्स 20 में चले जाना, इधर मत आना, यहां शक्ल दिखाना ही मत, इंडेक्स 20 में चले जाना। ठीक है, बचा क्या? ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट नया है एज पर इंडेक्स 38, इसको अपन डिस्कस करेंगे। पहला, असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई इनटेंजिबल एसेट एक्वायर किया है ना, तो 4 पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट, जो भी इनटेंजिबल, चलो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आता, अमालगमेशन समझता है, तो अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन अमालगमेशन में कोई भी आप असेट एक्वायर करते हो तो उसको आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, बराबर, पहली चीज। सेकंड चीज, ऐसा पॉसिबल है कि सामने वाले के बुक्स में एक डेटाबेस था, अब आप नीचे पढ़ोगे, इधर किधर नीचे लिखा हुआ है, आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, कुछ कुछ इनटेंजिबल अगर सेल्फ जनरेट किए तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर परचेज है तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऐसा पॉसिबल है सामने वाले के बुक्स में डेटाबेस था जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज उसके लिए वो था सेल्फ जनरेटेड, बट आप जब उसको एक्वायर करोगे यू कैन रिकॉर्ड इट, क्यों? क्योंकि आपके लिए तो परचेज है ना, बराबर। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, जो भी आपने एक्सेस पीसी पे किया है, वॉट एवर पीसी यू पेड ओवर एंड अबव द नेट असेट, सपोज जो कंपनी एक्वायर किया उसका नेट असेट 100 रुपीज है, आपने पीसी 120 पे किया, एक्स्ट्रा क्यों पे किया? गुड्डू के लिए, सिंपल। और लास्ट पॉइंट, अगर कोई इनटेंजिबल साथ में ही डेफिनेशन मीट करता है या साथ में ही बिक सकता है, फॉर एग्जांपल आपने जिस कंपनी को एक्वायर किया, आपने उसका लोगो और टैगलाइन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लोगो है, मेरा लोगो जैसे एफआरवी के और टैगलाइन एक के भाई साहब ऐसे, तो तुमने मेरे कंपनी का लोगो भी एक्वायर किया, टैगलाइन भी एक्वायर किया, और अब ये जब मार्केट में बिकता है तो साथ में बिकता है, अलग अलग नहीं बिकता, तो आप उसको जब रिकॉर्ड करोगे तो साथ में रिकॉर्ड करना, सिंपल सी बात। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस सर। तो इसी को मैंने समझाने के लिए आपका एग्जांपल भी देता हूं, यहां देख लो, आपका एग्जांपल याद दिलाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी एके लिमिटेड, उसने एक कंपनी एक्वायर किया बीबी वर्चुअल्स, हाइपोथेटिकल है भाई, मालूम पड़ा किसी ने बीबी से को स्क्रीनशॉट भेज दिया, कल से एफआर कोई और पढ़ा रहा तुम लोगों को, ठीक है। तो मैंने बीबी वर्चुअल्स को एक्वायर कर लिया, तो जब मैं एक्वायर करूंगा मैं सारे आइटम्स फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करूंगा, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर इसके बुक्स में कोई डेटाबेस है सेलिंग कंपनी के बुक्स में जो इसके लिए सेल्फ जनरेटेड था, मैं तो रिकॉर्ड कर सकता हूं बिकॉज मेरे लिए वो परचेस्ड है, बराबर। उसके अलावा जो भी आप एक्सेस देते हो, पीसी आपने इतना दिया, नेट एसेट आपको जो भी आए, जो भी आपने एक्सेस दिया वो गुडविल होता है ना। और चौथा यही टैगलाइन के बारे में, कि अगर कोई लोगो टैगलाइन आप साथ में एक्वायर करते हो, मतलब साथ में ही डेफिनेशन मीट करता है और साथ में बिक सकता है, तो आप उसको रिकॉर्ड भी साथ में ही करेंगे, ठीक है। यस, चलो बहुत बढ़िया। चलो बोले एफआर विद एके ओनली, हाँ वेरी गुड, ये कर लो तुम पहले। चलो ठीक है, ये हो गया ये वाला पार्ट, ये था असेट एक्वायर्ड है ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सिंपल सी बातें है। फिर आता है इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल असेट। घर की खेती, घर में जनरेट करें इंटेंजिबल, तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले अगर इंटरनली आपने गुडविल जनरेट किया है, गुड्डू आप सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, ये बात मान लेना, ठीक है। अगर वो अदर देन गुडविल को जनरेट किया है तो फिर 2 फेज में, आपको याद है आपने डिस्कस भी किया था कि ऐसे केस में अपन 2 फेज में डिवाइड करते हैं, एक होता है रिसर्च फेज और एक होता है डेवलपमेंट फेज, बराबर। रिसर्च फेज में जो खर्चा किया वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेवलपमेंट फेज के जितने भी खर्चे वो आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। अब डेवलपमेंट फेज में भी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है वही कैपिटलाइज करना। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि रिसर्च फेज खत्म हो गया, डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया? तो वो बोलता है हमने आपको 6 कंडीशन दे रखी है, अगर ये 6 कंडीशन जिस दिन मीट हो गई उस दिन से डेवलपमेंट फेज बिगिंस, बराबर। तो वो 6 कंडीशन क्या है? सबसे पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन, इंटेंशन टू कंप्लीट, एबिलिटी टू यूज अ सेल्दी एसेट, हाउ इट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, availability of adequate resources like technical financial feasible and ability to reliably measure the expenditure। ये 6 पॉइंट है सर, याद कैसे रखे? मैंने आपको हिंट दी थी, ये 6 में से 2 पॉइंट तो आपके रिकग्निशन क्राइटेरिया है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बराबर। 2 पॉइंट है कंप्लीशन को लेकर, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन, इंटेंशन टू कंप्लीट, कि भाई कंप्लीट करना फिजिबल है क्या,
और आपके नियत है कंप्लीट करने का, और दो ए से चालू होता है बराबर, एक है एबिलिटी एक है अवेलेबिलिटी। एबिलिटी टू यूज सेल द एसेट, जब बन जाएगा तो कैसे यूज करोगे, कैसे बेचोगे, या फिर इसको कंप्लीट करने के लिए क्या आपके पास अभी भी पैसे वगैरह टेक्निकल रिसोर्सेज पड़े हैं क्या, ऐसा। तो दो रिकग्निशन है, दो कंप्लीशन को लेकर है, दो ए को लेकर है। अब देखो आपको ऐसे याद करना है ऐसे कर लो, बाकी आपके पास कोई नया टेक्निक है तो वो यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो ये मीट हुआ तो क्या होएगा भाई, बताओ ना, अगर ये 6 मीट हो गया तो क्या करने का, वेरी गुड, डेवलपमेंट फेज शुरू कर देने का, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट फेज शुरू किया तो क्या करने का, उस फेज में जो भी खर्चे करोगे कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यही बोलता है कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज में भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे कैपिटलाइज करना, मालूम पड़ा डेवलपमेंट फेज में राहुल गांधी जी आए और रिबन काट के जा रहे, उनका जो पेमेंट किया वो कैपिटलाइज नहीं करने का, बराबर। तो बोलता है इंक्लूड्स क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, या जो भी दूसरा अगर कोई इंटेंजिबल यूज किया तो उस इंटेंजिबल का एमोर्टाइजेशन। बट क्या एक्सक्लूड करेगा, एडमिन, सेलिंग, एबनॉर्मल स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह ये सब एक्सक्लूड करेगा, ध्यान रखना। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहला, इफ इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज, समझ नहीं रहा है कौन से फेज में, तो रिसर्च फेज ही मानना। सर ऐसा क्यों, बाबा डेवलपमेंट फेज में होते तो 6 कंडीशन मीट हो जाता तो मालूम पड़ जाता ना कि डेवलपमेंट फेज में है। अगर डाइसी हो मतलब पक्का रिसर्च में हो, तुम समझ रहे हो क्या। इट इज जस्ट लाइक डाइसी होता है ना सर, एक ग्रुप दो दो ग्रुप दो, तो तू पक्का एक ही ग्रुप देगा सर ऐसा एग्जाम्पल मत दिया करो, ठीक है। इधर आ जाओ। उसके अलावा कुछ आइटम्स दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, है ना। कुछ ऐसे एसेट्स जो अगर आपने इंटरनली जनरेट किए, मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपने ये आइटम्स इंटरनली जनरेट किए तो आप इसको कभी भी एज अ इंटेंजिबल अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर ये इंटरनली जनरेट किए तो क्या क्या है, ब्रांड्स, कस्टमर डेटाबेस, पब्लिशिंग टाइटल्स, मास्ट हेड्स। सर ये पब्लिशिंग टाइटल्स और मास्ट हेड्स क्या होता है, कभी मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसमें होता है ना सनसनीखेज खुलासा, है ना, कुछ बच्चों ने मिलकर फैकल्टी को किया परेशान, हाँ वैसे ये सब जो होता है जो खुद जनरेट करते हैं ना अपन ये सब टाइटल्स वगैरह, तो ये कभी रिकॉर्ड मत करना, ठीक है। हाँ, तुम मेरे को परेशान मत करना, ठीक है। एनीवेज, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप खुद रिसर्च करते हो तो खुद का क्या क्या रिसर्च आप प्रॉफिट लॉस में डालते हो, खुद का क्या क्या डेवलपमेंट आप कैपिटलाइज करते हो। लेकिन अगर आपने किसी और की रिसर्च को एक्वायर किया है, क्या किया है, किसी और की रिसर्च को एक्वायर किया है, तो किसी और की गई रिसर्च को आप एक्वायर करोगे तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। देखो यही बोलता है, सपोज बीबी वर्चुअल है, उसका एक R&D प्रोजेक्ट था, मैंने जब एक कंपनी खरीदी तो इसका प्रोजेक्ट भी मेरे पास आ गया, तो ये प्रोजेक्ट को तो मैं एक्वायर कर रहा हूं ना, तो इसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, जो भी इसका फेयर वैल्यू रहेगा प्रोजेक्ट का उसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा जब सपोज मैंने R&D प्रोजेक्ट एक्वायर किया, अब प्रोजेक्ट एक्वायर करने के बाद मैं और कुछ खर्चे करूंगा ना, तो एक बार प्रोजेक्ट एक्वायर कर लोगे, इसको तो आप कैपिटलाइज कर दिए। अब एक्वायर करने के बाद आपने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2 फेज में खर्चे इंकर किए, खुद से रिसर्च किया और खुद से डेवलपमेंट किया। ध्यान रखना, खुद का किया गया रिसर्च प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। हाँ, खुद का डेवलपमेंट यू कैन कैपिटलाइज, बट खुद का किया गया रिसर्च प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसका मतलब अगर मैं समराइज करूं, अगर आपने रिसर्च खुद किया है प्रॉफिट एंड लॉस, किसी और की रिसर्च एक्वायर किया कैपिटलाइज, डेवलपमेंट तो हमेशा कैपिटलाइज, सिंपल। यस, चलो चलो, थैंक यू सो मच सर, आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, नहीं नहीं सब अच्छा पढ़ाते, बट आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी, शुक्रिया फॉर दैट। चलो ये क्लियर है तुम लोग हीरो लोग, ओ मेरे हीरो लोग। ये मैंने क्या कंप्लीट किया पता है, इनिशियल मेजरमेंट कंप्लीट किया, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया तो, और खुद जनरेट किया तो, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सिंपल है। यहां तक क्लियर है मेरे हीरो लोग, ये सर क्लियर है। चलो ये रहा नहीं जाता सर, आगे बढ़ो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में यहां भी कितने मॉडल है, यहां 2 मॉडल है, पहला कॉस्ट, दूसरा इवैल्यूएशन, है ना। सर दोनों में से कोई भी चूज करूं मेरी मर्जी है, हाँ तुम्हारी मर्जी है, बस इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो बोलता है अगर रिवैल मॉडल चूज करना है तो एक कंडीशन है, फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट की होनी चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां इंटेंजिबल फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल होता है, तो वहां से अपने को वैल्यू निकल कर आती है। जैसे शेयर्स के लिए स्टॉक मार्केट इज एन एक्टिव मार्केट, तुम समझ रहे हो। वैसे इनटेंजिबल का कोई एक्टिव मार्केट होना चाहिए, मतलब कोई दुकान में या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे फ्रीक्वेंटली बाय सेल होता है क्या, तो उसका आपको मिलेगा फेयर वैल्यू, बराबर। तो उसका फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट का है, तो ही आप ये वाला मॉडल यूज कर सकते हो। अब मुझे बताओ, क्या ये एक्टिव मार्केट वाली कंडीशन इंडेक्स 16 में थी क्या ये एक्टिव मार्केट वाली कंडीशन इंडेक्स 16 में थी क्या, नहीं वहां नहीं थी सर, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स 38 में, ध्यान रखना। तो ये डिफरेंशिएशन है इंडेक्स 16 से 38 के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो वैसे आप दोनों में से कोई भी मॉडल चूज करो, बट ये चूज करने के पहले आपको ये वाला कंडीशन मीट होना चाहिए। उसके अलावा रिवैल मॉडल में वापस यहाँ 5 केस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन वो सेम लाइक 16 है, कि
असेट की वैल्यू में चेंजेस सिग्निफिकेंटली होता है तो एनुअली करना, इनसिग्निफिकेंट है 3 से 5 साल में एक बार कर देना। ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन, याद है दो मेथड है, या तो एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे, सेम लाइक 16 है, टाइम खोटी मत करो डिस्कस करके। हाँ, इस वाले पॉइंट में कुछ नया है, रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी इंटेंजिबल को आप रिवैल्यू करोगे तो सेम क्लास पे सेम मॉडल लगाना पड़ता है। इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है, ऐसा मान लो 5 सॉफ्टवेयर आपके पास है ना, 4 सॉफ्टवेयर का एक्टिव मार्केट है, तो आपने 4 के लिए रिवैल मॉडल यूज किया। अब एक सॉफ्टवेयर का एक्टिव मार्केट नहीं है, आप चाहते हो इसके लिए रिवैल यूज करना, बट चाहकर भी यूज नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका एक्टिव मार्केट नहीं है, तो इसको बाय डिफॉल्ट आप कॉस्ट पे रखोगे। तो ऐसे केस में देखो पांचों के पास सॉफ्टवेयर है, तो क्या 4 सॉफ्टवेयर पे रिवैल मॉडल, एक पे कॉस्ट मॉडल चलेगा क्या? हाँ चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इस केस में 4 की एक्टिव मार्केट थी, एक की एक्टिव मार्केट की वैल्यू नहीं थी मेरे पास, तो यहां चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता पांचों के 5 सॉफ्टवेयर की मेरे पास एक्टिव मार्केट की वैल्यू है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते मैं 4 के लिए कॉस्ट या 4 के लिए फेयर वैल्यू यूज करूंगा, एक के लिए कुछ और यूज करूंगा, फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। एक ही क्लास के अंदर अगर कुछ की एक्टिव मार्केट है, कुछ की एक्टिव मार्केट नहीं है, तो अलग अलग मेथड चल जाएगा। लेकिन अगर सारे क्लास में सबकी एक्टिव मार्केट की वैल्यू है, तो या तो सब पे कॉस्ट या सब पे फेयर वैल्यू, फिर वहां अलग अलग नहीं चलेगा। समझा ये वाला पार्ट? क्या ये वाला पॉइंट नया था कंपेयर टू इंडेक्स 16, क्योंकि इंडेक्स 16 में एक्टिव मार्केट वाली बात ही नहीं है ना, इसलिए। चलो आगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल गेन लॉस, यहां भी सेम, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम किया गेन आया तो ओसीआई, लॉस आया तो पीएनएल, सब्सिक्वेंट किया गेन आया तो देखना पहले क्या था, सब्सिक्वेंट लॉस आया तो पहले देखना क्या था। अब वो 16 में आप देखोगे, 16 तो वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा आपका, टाइम खोटी मत करो इसके अंदर। आ जाओ उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, ट्रांसफर ऑफ रिवैल सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब क्या है, ये भी आपने डिस्कस किया था कि जो भी सरप्लस में बैलेंस पड़ा है उसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स में कब ट्रांसफर करोगे, या तो जब आपने इंटेंजिबल डिस्पोज ऑफ कर दिया तब, बराबर, या फिर इन केस ऑफ एक्सेस एमोटाइजेशन, है ना, वो एक्सेस एमोटाइजेशन ऑप्शनल है, कंपनी ने चूज किया तो ये करने का, वरना करने का जरूरत नहीं है, बराबर। ये भी सेम लाइक इंडेक्स 16 है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि कौन सा सेम है, ताकि सब्सिक्वेंटली टाइम बचाओ आप भी रिवाइज करते समय, ठीक है। आगे आ जाओ आगे आ जाओ, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकम। अब अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं, देख लो इधर चार्ट देख लो एक बार, क्या क्या हो चुका अपना, डेफिनेशन हो चुका, रिकग्निशन हो चुका, मेजरमेंट इनिशियल सब्सिक्वेंट दोनों हो चुका। अब मैं इस पे आ रहा हूं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकम, बराबर। सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब एक बार एसेट खरीद लिया उसके बाद खर्चे किए, तो नॉर्मली वो बोलता है इनटेंजिबल वाले केस में सब्सिक्वेंट खर्चे का कोई एफईबीज नहीं होता है, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट अपन डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन मेरा एक चैलेंज था इसके अंदर, याद है कि ना कभी कभी इनटेंजिबल वाले केस में भी सब्सिक्वेंट कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल इनटेंजिबल का आपने लाइफ रिन्यू कर लिया, तो इसमें तो एफईबीज है ना, तो कैपिटलाइज कर पाओगे, बट इन्होंने इतना डिटेल में बात नहीं की है, ध्यान रखना। एनीवेज ये 4th पॉइंट था। 5वां पॉइंट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बट नो इंटेंजिबल एसेट। याद है शपथ खिलवाई थी, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लुट जाऊंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लुट जाऊंगा, लेकिन ये आइटम को कभी भी इंटेंजिबल नहीं बोलूंगा। कौन सा आइटम है? सबसे पहला, रिसर्च में किया गया खर्चा, कभी कैपिटलाइज मत करना, कभी इंटेंजिबल मत बोलना। स्टार्टअप का खर्चा, कभी इंटेंजिबल मत बोलना। ट्रेनिंग का खर्चा, कभी इंटेंजिबल मत बोलना। एडवर्टाइजिंग, ये कंफ्यूज करेंगे, एडवर्टाइजिंग से इतना बेनिफिट है उतना बेनिफिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट इंटेंजिबल, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सीधा सीधा। और कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, मतलब इंप्लॉइज वगैरह को रीलोकेट कर रहे हो, वो भी कैपिटलाइज मत करना। ये सारे के सारे खर्चे कहां जाएंगे? पीएनएल में जाएंगे डायरेक्टली, जिस साल इंकर किया उस साल, सिंपल, मतलब जिस साल अक्रू हुआ उस साल। क्लियर है वाला पार्ट? क्या ध्यान रखना। तो मर जाना मिट जाना उड़ जाना वो क्वेश्चन है ना, आपको पता है, वो क्वेश्चन को लगेगा आप लोग है ना पागल हो, आप लोग को येड़ा बनाते हैं, बन मत जाना येड़ा, क्योंकि तुम लोग एक ही सर से पढ़े हो ना, नाम मत डुबाना मेरा जाके, ठीक है। और अगर डुबा के आ गए तो बोलना मेरे से पढ़े हो सर। चलो, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन मत देखो, जैसे पीपी का होता है डिप्रिसिएशन, इसका होता है एमोटाइजेशन, है सिंपल। चलो, तो एमोटाइजेशन इसमें भी 3 मेथड है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक पॉइंट ये वाला नया है, क्या है इसके अंदर? मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू। आपको याद है अपन ने पीपी में डिस्कस किया था कि रेवेन्यू के बेस पे आप डिप्रिसिएशन नहीं कर सकते, यहां भी सेम चीज है, रेवेन्यू के बेस पे आप एमोटाइजेशन नहीं कर सकते। एक केस में कर सकते हो बस, कौन सा केस में? जहां कोई लाइसेंस है आपके पास और वो लाइसेंस की लाइफ रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया टोल कलेक्ट करने का, ठीक है, कॉस्ट 30 करोड़ है। अब जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया आपको, तो आपने पूछा हे गवर्नमेंट ये लाइसेंस मैं कितने साल तक यूज करूं? गवर्नमेंट ने बोला तेरी टिप है टिप, तू है ना जब तक 50 करोड़ ना रिकवर कर ले तब तक लाइसेंस तेरा। तो यहां लाइफ किस पर डिपेंडेंट है? मेरे रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर। अगर सपोज मैंने 50 करोड़ में से फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ कलेक्ट कर लिया, तो मैं कितना एमोटाइज करूंगा? जो कॉस्ट है इंटू 5 डिवाइड बाय 50, ऐसा। तो यहां जो रेशियो बनेगा वो रेवेन्यू के बेस पे बनेगा, बिकॉज लाइफ ही रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है। तो वो यही बोलता है कि एक ही रेयर केस है जहां एमोटाइजेशन रेवेन्यू के बेस पे हो सकता है,
वो कब है? जब किसी भी इंटेंजिबल की लाइफ रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है। सिंपल, क्लियर। आगे फिर एमोटाइजेशन पीरियड कमेंस कब करोगे? जब अवेलेबल फॉर यूज है। बंद कब करोगे? या तो 105 में गए तब, या फिर असेट का लाइफ खत्म हो गया, बेच दिया तब। एमोटाइजेबल अमाउंट वही कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, सेम है। आगे रेसिडुअल वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडुअल वैल्यू? जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो जो कचरा पट्टी का स्क्रैप का वैल्यू बचता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। वो बोलता है इनटेंजिबल वाले केस में इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी जीरो। लॉजिकल भी है, क्यों? इनटेंजिबल में कोई सब्सटेंस तो है नहीं, तो क्या ही तो स्क्रैप मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन 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 अगर आपको किसी थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट दिया हुआ है कि लाइफ के एंड पे मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, या फिर कोई एक्टिव मार्केट है जहां आप वो बचा कुचा भी बेचकर थोड़ा बहुत पैसा रियलाइज कर सकते हो, और आपको लगता है कि ये एक्टिव मार्केट असेट की लाइफ पे भी अवेलेबल होगा, तो अगर इन दोनों में से कुछ भी मीट होता है और आपको ऐसा क्वेश्चन में दे दिया कि थर्ड पार्टी का कमिटमेंट है कि अपने को इतना रेसिडुअल वैल्यू मिल जाएगा, या कोई एक्टिव मार्केट है जहां बेचकर सपोज मुझे 1000 2000 कुछ भी रुपया मिल जाएगा, तो ऐसा इंफॉर्मेशन है तो ही आप रेसिडुअल वैल्यू कुछ मानोगे, वरना इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी जीरो। ध्यान रखना। यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, अगर लाइफ इनफाइनाइट है कभी एमोटाइज मत करना, है ना। और लाइफ अगर फाइनाइट है एमोटाइज करोगे। ध्यान रखना, अगर इंटेंजिबल का लाइफ इनफाइनाइट है एमोटाइज तो नहीं करते, बट इट इज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। इंपेयरमेंट की बातें इंडेक्स 36 में अपन कर लेंगे। उसके अलावा एक और चीज, गुडविल भी कभी एमोटाइज नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखना आप। ये इंप्लाइड है, लिखा हुआ नहीं था बट मैंने आपको लिखा दिया ये चीज। फिर यूजफुल लाइफ पे गाइडेंस दिया हुआ है। गाइडेंस में 2 बुलेट पॉइंट है, ठीक है, पहला और ये दूसरा। देख लो क्या बोलता है। सबसे पहले सपोज मेरे को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, बट आप दिल पे हाथ रख के बताओ क्या 4G 40 ईयर्स तक रहने वाला है? क्या ऑफकोर्स नहीं रहने वाला है सर, बराबर। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट मेरे को 10 ईयर्स तक ही मिलेगा। लाइसेंस मेरे पास गवर्नमेंट ने 40 ईयर्स तक दिया, बट मेरे को लगता है बेनिफिट मैं 10 ईयर्स तक ही ले पाऊंगा इसका। बताओ मैं कितने साल में इसको एमोटाइज करूं, 40 या 10? तो सर आपने अभी देखा कि जितने साल में आपको बेनिफिट मिलेगा उतने ईयर्स में एमोटाइज करो, तो आपको अगर 10 ईयर्स में बेनिफिट मिलेगा, एमोटाइज इन 10 ईयर्स। सिंपल, क्लियर। अरे मतलब बाबू कितना स्मार्ट हो गया, राइट आंसर करते हैं। इधर आओ, ये पहला बुलेट हो गया। सेकंड बुलेट, सपोज आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, ठीक है, 10 ईयर्स का, और एक रिन्यूअल ऑप्शन भी रखा कि आप चाहो तो 10 ईयर्स के बाद 5 साल के लिए और रिन्यू कर लेना, बराबर। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि 5G लाइसेंस का लाइफ कितना है, तो आप 10 ईयर्स बोलोगे या 10 + 5 15 ईयर्स बोलोगे? तो दोगला बन जाने का, बोलने का इट डिपेंड्स। अगर अपना एस्टिमेट ये कहता है कि हम रिन्यू करेंगे, हमारा पास्ट हिस्ट्री कहता है कि हम रिन्यू करते हैं, और रिन्यूअल भी सस्ता है बहुत, तो आपको ऐसा लगता है कि आप रिन्यू करोगे तो गिन लेना, तो लाइफ 15 मानेंगे। और अगर आपको लगता है रिन्यू नहीं करेंगे, बराबर, तो आप लाइफ 10 साल मानना। तो इट डिपेंड्स। याद है क्लास में भी तुमने रायता फैलाया था, मैंने तुमको 3 ऑप्शन दिए थे, सब डिपेंड डिपेंड कर रहे थे। चले एनीवेज, तो देखो क्या बोलता है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल, द यूजफुल लाइफ शैल इंक्लूड द रिन्यूअल पीरियड ओनली इफ देयर इज सपोर्टिव एविडेंस दैट इट विल बी रिन्यूड। मतलब पास्ट हिस्ट्री आपका ये बोलता है कि आप रिन्यू करते हो नॉर्मल केसेस में, और अगर कोई रिन्यूअल कंडीशंस है तो विल सेटिस्फाई दोस कंडीशंस, एंड कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब सस्ता रिन्यूअल ऑफर कर रहा है आपको, तो आप इंक्लूड कर लेना। एनीवेज आगे फिर आता है एनुअल रिव्यू एज पर इंडिया सेट। इंडिया सेट के हिसाब से जो भी आपका एमोटाइजेशन मेथड है, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ है, रिव्यू करना एवरी ईयर एंड पे। चेंज हुआ तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा इंपेयरमेंट का बात अपन इंडिया 36 में करेंगे, इंपेयरमेंट तो कर देना। और डी रिकग्निशन इज सेम लाइक 16। डी रिकग्निशन कब करने का? जब लाइफ खत्म हो जाए तब, या फिर आप असेट को बेच दो तब। लाइफ खत्म हुआ तो बाहर हो जाएगा, अगर असेट को बेचा और गेन हुआ तो गेन अदर इनकम में ट्रांसफर करना, ध्यान रखना। क्लियर वाला पार्ट क्या? ठीक है सर। ये कंसेप्ट आपका इंडेस 38 का खत्म हो गया। क्वेश्चन पे बढ़े उसके पहले ये बताओ, समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो। अरे यस और नो। अरे डैशिंग टू द स्नो विद 1111 वे, ये कौन सा गाना है सर? पता नहीं। पक्का समझ आया? ठीक है, ये आपके कंसेप्ट मैंने स्टार्ट टू एंड एक एक पॉइंट कवर कर लिए। अब तुमको क्या लगता है, क्वेश्चन करने से काम हो गया क्या? ना मुन्ना ना, हम तो क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे, बराबर। तो आ जाओ, जो भी ढंग के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं आपको इस रिवीजन में रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप रेफर कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। इधर आ जाओ। अच्छा, मैं एक और बात, मैं क्वेश्चन पे बढ़ू उसके पहले, भले ही अपन इंडेक्स 38 पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ज्ञान मेरे को आपको इंडेक्स 36 का भी देना पड़ेगा। 36 कौन सा इंडेक्स है? इंपेयरमेंट, बराबर। तो मैं थोड़ा ज्ञान दे दूं उसका आपको। वैसे आप रिवीजन देख रहे हो तो इंपेयरमेंट पढ़ के आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, कभी ना कभी तो पढ़ लिया होगा, बट ठीक है, नहीं पढ़ा तो सुन लो, ये ज्ञान भी मैंने आपको 38 में दिया हुआ था। इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट। इंपेयरमेंट का मतलब क्या था? डिक्लाइन। तो क्या बोलता है कि कभी कभी 38 में आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ सकता है। इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए 2 अमाउंट चाहिए होता है, एक कैरिंग अमाउंट और एक रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कैसे मिलता है? बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे दिख रहा है उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, है ना। और रिकवरेबल अमाउंट किसको बोलते हैं?
रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब अगर यूज करोगे तो कितना वैल्यू जनरेट कर पाओगे, बेचोगे तो कितना वैल्यू जनरेट करोगे। ऑफ कोर्स अगर यूज में ज्यादा बेनिफिट लग रहा है तो मैं यूज ही करेगा ना यार, इसलिए बोलता है विच एवर इज हायर, है ना। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो सपोज कैरिंग अमाउंट वाज 1,20,000 और रिकवरेबल अमाउंट हायर लेने के बाद भी 1 लाख ही आया। अब आप खुद दिल पे हाथ रख के बोलो, जिस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड करके रखा है क्या आप उतना रिकवर कर पाओगे? नहीं सर, जितना दिखा रखा है उतना रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, हायर लेने के बावजूद रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस हो गया। इस इंपेयरमेंट लॉस को अपन एज ऑफ ना समझ लो, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो ये लॉस की वजह से अपना पीपी का वैल्यू गिर जाता है, ठीक है। तो मेरा जो कैरिंग अमाउंट है वो 120 से गिरकर 1 लाख पे आ जाएगा। क्लियर। अब एक और बात, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इंपेयरमेंट लॉस और रीवैल्यूएशन लॉस में फर्क क्या हुआ फिर, ठीक है तो दोनों लॉस, दोनों का सरनेम लॉस लॉस ही है, तो दोनों सेम हो गया क्या? तुम समझ रहे हो क्या? नहीं, वो सेम नहीं होता है। तो क्या फर्क है इसके अंदर, सुन लो फटाफट से मेरी बात। इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हम कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करते हैं, और रीवैल्यूएशन लॉस निकालने के लिए हम कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कंपेयर करते हैं। तो भले ही है दोनों लॉस, लेकिन दोनों लॉस का कंप्यूटेशन अलग है, नेचर। यस सर, आप समझ आया सर, ठीक है। अब इसी बात पे मैं क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है सुन लो। बोलता है एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है कुछ, मैंने 8 लाख रुपया जमा करवाया बिफोर 31 मार्च 11, 31 मार्च 11 तक आपने 8 लाख रुपीज का पेमेंट कर दिया है। 7 lakhs ऑफ दिस सम रिलेट्स टू एडवर्टाइजमेंट शोन बिफोर 31 मार्च 11। अब इसमें ऐसा था कि 8 लाख में से 7 लाख जो पेमेंट किया आपने वो करंट ईयर के स्लॉट के लिए पेमेंट किया है। एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करके स्लॉट खरीदते हो ना यार, तो आपने करंट ईयर के स्लॉट के लिए 7 लाख के पेमेंट किया है। जो बाकी 1 लाख एक्स्ट्रा पे किया है वो आपने नेक्स्ट ईयर के स्लॉट के लिए पे किया है, बराबर। तो इस केस में देखो एडवर्टाइजमेंट इंटेंजिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में वेरी गुड आंसर, वो 1 लाख प्रीपेड तो हो सकता है ना यार। देखो कोई भी खर्चा भले इंटेंजिबल ना हो, वो तो हटाई, तो इंटेंजिबल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रीपेड असर तो हो ही सकता है ना। ये क्यों? आपने करंट ईयर में 8 लाख भर दिया, बराबर। तो 7 लाख के बदले 8 भरा, जो एक्स्ट्रा 1 भरा वो नेक्स्ट ईयर के लिए भरा है आपने, तो प्रीपेड रहेगा आपके लिए, ध्यान रखना। तो अगर आपको मैं सोल्यूशन दिखाऊं इसका, देखो ऐसा कुछ आपको समरी आपको दिखा सकता हूं मैं। पेमेंट 8 लाख का किया है, 7 लाख इज फॉर करंट ईयर, 1 लाख इज फॉर नेक्स्ट ईयर, बराबर। तो मैं जब एंट्री मारूंगा तो पेमेंट 7 लाख करूंगा, पीएनएल में गया 7 लाख, सॉरी पेमेंट 8 लाख करूंगा, पीएनएल में गया 7 लाख, और प्रीपेड एक्सपेंस जो भी एसेट है वो आप 1 लाख बुक करोगे। ध्यान रखना प्रीपेड एसेट मतलब इंटेंजिबल नहीं होता है, वो अलग होता है दोनों। 11वीं 12वीं पढ़ी है ना भाई, कि वो भी नहीं पढ़ा है? नहीं सर, हम तो पैसा देके पास हुए सर, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होएगा, नेक्स्ट ईयर जब ये खर्चा अक्रू होएगा तो प्रीपेड आपका रिवर्स हो जाएगा और पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा ये भी बोला कि नेक्स्ट ईयर आपने और 4 लाख भरा, तो नेक्स्ट ईयर 4 लाख भरा, नेक्स्ट ईयर के लिए भरा, तो नेक्स्ट ईयर जब भरोगे तो एक्सपेंस टू कैश बैंक कर देना उसको एनीवेज, बराबर। अब है ना, इसमें आपको एंट्री पूछी है कि आप ध्यान से देखना क्या पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई। एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई बोला है, एंट्री मांगी नहीं, तो ये एंट्री आपकी वर्किंग नोट बन जाएगी। बस इसी एंट्री को आप इंग्लिश में समझा देना। कन्वर्ट टू इंग्लिश आता है क्या तुम लोग को? ओ चैट जीपीटी के जमाना में रहते हो ना, अब ऑफकोर्स चैट जीपीटी यूज करने मिलेगा नहीं, बट खुद को आता है ना बोलने का। इन द current year, in the year 31st March 11, company made a payment of 8 lakhs, out of which 7 lakhs relates to current year, so it will be transferred to PNL. 1 lakh is paid for next year, so it will be a prepaid expense. वाह सर, क्या इंग्लिश बोलिए, मजा आ गया। बस यही करना है तुमको आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ो सर, वो बढ़िया क्वेश्चन था, कर जरूर लेना। फिर एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ठीक है। ये एक्सचेंज को लेकर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो कंपनी है, सन और अर्थ, है ना। क्या एक्सचेंज किया है? टेलीकॉम लाइसेंस और सॉफ्टवेयर एक्सचेंज किया है। अब एंट्रीज मांगी है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, दोनों के बुक्स में एंट्री मांगी है, बराबर। सन के बुक्स में भी और अर्थ के बुक्स में भी, दोनों के बुक्स में एंट्री मांगी है, और अलग अलग केस दे रखे हैं, एक्सचेंज के ऊपर है, बराबर। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, उससे बेटर आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बट मैं आपको इसका समरी दे रहा हूं, सुनना। जब भी ऐसा करोगे ना तो लिख लिया करो किस कंपनी के लिए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, किस कंपनी के लिए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बराबर। फिर एक कंपनी एट अ टाइम सॉल्व करना। पहले सन के तीनों केस सॉल्व करो, बराबर। अब जो आ रहा है वो हर एंट्री में डेबिट होएगा, जो जा रहा है वो हर एंट्री में क्रेडिट होएगा। फिर प्रेफरेंस देखना, है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, बराबर। वो नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, वो भी नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। ऐसे तीनों केस में सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है एक्सचेंज को लेकर, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस करोगे जरूर से, अच्छा क्वेश्चन था वो। उसके बाद ओ हो मेरा फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोलता है सुन लो। अपन ने एक्सपेंडिचर इंकर किया है कोई नए प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। इसमें 2 फेज में खर्चा इंकर किया अपन ने, एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज। वो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखा है वैसे, ठीक है। तो रिसर्च फेज गया पीएनएल में, डेवलपमेंट फेज हुआ कैपिटलाइज। तो आपका इंटेंजिबल एसेट कितने पे दिख रहा है? 900 पे दिख रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब तक आप डेवलपमेंट फेज में हो आप एमोटाइज नहीं करते हो। क्यों? एमोटाइजेशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज।
जब तक वो डेवलप हो रहा है वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, बराबर, तो एमोटाइज नहीं होता है। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। अब आपकी कैरिंग अमाउंट 900 है, अब रिकवर ज्यादा करने वाले हो तो येड़े की तरह 100 रुपए का लॉस मत बोल देना। ज्यादा रिकवर करोगे तो अच्छी बात है ना। ऐसा मान लो तुम्हारे पासिंग मार्क्स 50 थे, तुमको एफआर में 60 आ गए, तो क्या तुम वापस अटेम्प्ट दोगे क्या? नहीं ना। बस मैं भी तो यही करो। अब समझ आया सर? तो बस ध्यान रखना, यहाँ कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या बोलता है, अगले साल हमने और खर्चा किया 6000 रुपीज का, बराबर क्या? तो जब डेवलपमेंट फेज शुरू हो जाए उसके बाद जो भी खर्चा करोगे डेवलपमेंट फेज में ही करोगे आप, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या किया, देख लो, दिखा देता हूं मैं आपको। पहले मैंने 900 रुपए पे रखा, फिर और 6000 का खर्चा किया मैंने, तो टोटल वैल्यू हो गया 6900। ये मेरा हो गया, ठीक है सर। अब वो जिस दिन अपन और खर्चा किया उस साल के लास्ट डे पे इट वाज अवेलेबल फॉर यूज, तो नेक्स्ट ईयर से एमोटाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर मैंने एक साल एमोटाइज किया उसको, तो नेक्स्ट ईयर मैंने एक साल एमोटाइज किया, लाइफ 6 साल क्वेश्चन में दे रखी है। तो एमोटाइज करने के बाद एक कैरिंग अमाउंट बची, अब इस दिन पे आपको रिकवरेबल अमाउंट दोबारा दे रखा है, आप देखोगे तो ध्यान से। मतलब पहले 6000 का खर्चा इंकर किया, एक साल एमोटाइज किया, और फिर अपन यहाँ पहुंचे, बराबर। तो मेरी कैरिंग अमाउंट वाज 5750, रिकवरेबल अमाउंट इज 5000। तो यहाँ कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, यहाँ इंपेयरमेंट लॉस आएगा। इंपेयरमेंट लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और इस इंपेयरमेंट लॉस की वजह से आपका जो कैरिंग अमाउंट है वो गिर जाएगा, इट विल बी रिवाइज्ड, ठीक है? ध्यान रखना। वो हर ईयर में तुमसे दो चीज पूछी है, हर ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या है और पीएनएल में कितना गया। हर ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या है, पीएनएल में कितना गया, हर ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या है, पीएनएल में कितना गया। वो हर साल के आप इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देना, ठीक है? ये बढ़िया क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 9 जरूर करके जाना, ठीक है? उसके अलावा हाँ, एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, एलडीआर नहीं कहूंगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पढ़ जरूर लेना, अच्छा क्वेश्चन है वाला पॉइंट, ठीक है? चलो, उसके अलावा लेट मी सी और कोई बढ़िया क्वेश्चन है क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 20 में अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वही वाला कंसेप्ट है, आपको याद है मैंने किसी और का रिसर्च एक्वायर किया, तो जब किसी और का रिसर्च एक्वायर करोगे तो कैपिटलाइज करोगे, तो बोला हुआ है कि आपने किसी और का रिसर्च एक्वायर किया, उसका वैल्यू 10 लाख था, कैपिटलाइज किया, एक्वायर करने के बाद खुद किया रिसर्च, तो खुद का रिसर्च पीएनएल में गया और खुद का डेवलपमेंट कैपिटलाइज किया, तो टोटल कितना कैपिटलाइज करोगे? जो एक्वायर किया 10 लाख वो, और जो 7 लाख का डेवलपमेंट है वो 17 लाख, ऐसा ये क्वेश्चन था, ठीक है? चलो, उसके अलावा ये भी एक बार आप रीडिंग दे सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके रखना, घर पे एक बार रीडिंग दे देना इसको, एलडीआर नहीं है बट बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लेना। हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 27, ठीक है? क्या बोलता है सुन लो। सबसे पहले इधर थोड़े से एक प्रिजम्पशन ले रखे क्वेश्चन के अंदर, जब आप सॉल्व करोगे समझेगा आपको क्या बोलता है। वो बोलता है हमने डेवलपमेंट शुरू किया 1 जून 15 को, बट पूरे साल में हमने खर्चा किया 18 लाख का। अब ये जो खर्चा है ये पूरे साल का खर्चा है, ये सिर्फ डेवलपमेंट फेज का खर्चा नहीं है। तो इसमें एक अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है कि अगर 12 महीने में आपने 18 लाख इंकर किया और डेवलपमेंट फेज जून में शुरू हुआ है, तो मैं बोलूं अप्रैल और मई ये 2 महीने आपके रिसर्च फेज में होंगे, मतलब 12 में से 2 महीने हो गए रिसर्च फेज के, 10 महीने हो गए डेवलपमेंट फेज के, बराबर। तो आपको बताना पड़ेगा कि 18 लाख पूरे 12 महीने का खर्चा है, इसमें बाइफिकेशन खुद देना पड़ेगा कि 2 महीना रिसर्च है, 10 महीना डेवलपमेंट है। अब बांटू कैसे खर्चा, तो कुछ नहीं बोला हुआ है, तो मैं मान लूंगा इवनली अक्रूड, बराबर। तो वो रेशो में डालोगे 2 और 10 के रेशो में, तो आपको आएगा 3 लाख रिसर्च फेज में, 15 लाख डेवलपमेंट फेज में। अब कंपनी ने गलती क्या की है, कंपनी ने पूरे के पूरे 18 लाख को इनटेंजिबल दिखा रखा है। सही क्या गलत किया, बोलने का गलत किया देवसेना, बराबर क्या? आपको 15 पे दिखाना चाहिए, अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री मारेंगे, ये तो एक किया। उसके अलावा आप जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, आपको रिकवरेबल अमाउंट का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है? तो रिकवरेबल अमाउंट का मैं समरी आपको देता हूं। उन्होंने क्या दे रखा है आपको कि बेचोगे तो 7,80,000 जितना पैसा मिलेगा, यूज करोगे तो इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, तो मैं दोनों में से विच एवर इज हायर लूंगा, तो मेरा हायर हो गया 9,60,000, ठीक है? तो मेरा कैरिंग अमाउंट वाज 15 लाख, रिकवरेबल इज 9,60,000। ऑफ कोर्स इंपेयरमेंट लॉस है, बिकॉज जितने वैल्यू पे दिखा रहे हो उतना रिकवर कर ही नहीं पाओगे, तो इंपेयरमेंट लॉस 5,40,000, बराबर। तो आपका जो इंटेंजिबल 18 पे दिखा रखा है आपने, एक तो आपको रिसर्च की वजह से 3 लाख से कम करना पड़ेगा, और एक आपको इंपेयरमेंट लॉस की वजह से 5,40,000 से कम करना पड़ेगा, तो ये दो डिक्रीज आपको करनी पड़ेगी। तो रिसर्च की वजह से 3 लाख कम और इंपेयरमेंट की वजह से इतना कम, इंटेंजिबल टोटल 8,40,000 से कम हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे 18 लाख वाला इंटेंजिबल जब 8,40,000 से कम करोगे तो वह एक्जैक्टली 9,60,000 पे दिखेगा, इतने पे आज दिखना चाहिए वो। क्लियर है वाला पार्ट? तो इसमें रेक्टिफिकेशन वाला अकाउंटिंग आपने कर रखा है, अच्छा क्वेश्चन है वाला भी, ठीक है? इसको भी आपने रिवाइज कर दिया। ऑफ कोर्स जहां जहां रेलिवेंट लगे थोड़ा बहुत ज्ञान दे पाओगे आप, ठीक है? ज्ञान देने का टेंशन अभी मत लो, जब एक दो बार रिवीजन कर लोगे ना, खुद ही बेसिक बेसिक कंसेप्ट हाथ से लिख पाओगे, उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है? आगे आ जाओ। फिर आएंगे अपन एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर वाले केस में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा है, इसमें सुनो क्या बोलता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा का कॉन्ट्रैक्ट किया 5 साल का, कि रोहित शर्मा आप 5 साल तक मुंबई के लिए खेलोगे, है ना? अब क्वेश्चन ये है
कि क्या इसको कंपनी एज अ इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर सकती है क्या? देखो, आप किसी भी प्लेयर को एज अ इंटेंजिबल नहीं दिखा सकते, या किसी भी प्लेयर को आप असर की तरह नहीं दिखा सकते, लेकिन प्लेयर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ इंटेंजिबल एसेट। व्हाई? इट इज जस्ट लाइक एक्सक्लूसिव लाइसेंस ना, कि रोहित हमारे लिए खेलेगा, बराबर। तो बस मैं यही कह रहा हूं आपको कि जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ना कंपनी, तो अगर आपसे ये पूछे कि इंप्लॉय को मैं दिखा दूं क्या एज अ इंटेंजिबल, बोलने का नहीं। इंप्लॉय के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो राइट है आपके पास इंप्लॉय का, कि वो इंप्लॉय आप जो प्लेयर है आपके लिए खेलेगा सिर्फ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इंटेंजिबल, ध्यान रखना, ठीक है। बस इसी के बारे में यहां बात की है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन जस्ट रीड, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है सुन लो। बोलता है कंपनी सुपर साउंड्स लिमिटेड, है ना, हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है। तो इसमें आपने नेट एसेट एक्वायर किए और पीसी दिया बदले में 13,20,000 का। नेट एसेट कितने एक्वायर किए? 10 लाख के। तो अगर आप मानोगे 13.2 का आपने पीसी दिया है, नेट एसेट आपको 10 लाख का आया, तो एक्स्ट्रा क्यों दिया आपने? गुड्डू, गुड्डू के लिए एक्स्ट्रा दिया आपने। तो कितना गुड्डू के लिए? 3.2 आपने एक्स्ट्रा दिया गुड्डू के लिए। अब इन लोग आपको समझते हैं कुछ, इनको लगता है आपके माथे पे कुछ लिखा है। पता है क्या बोलते? लाइफ ऑफ गुडविल इज 10 ईयर्स। अरे बाबा, गुडविल कभी अमोटाइज होता है क्या? गुडविल कभी एमोटाइज कर मत देना येड़े की तरह, वरना जिंदगी का तुमको मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। वो बोला है तुमको येड़ा बना रहे उन लोग, कर मत देना। वो गुडविल जो वैल्यू पे उसी वैल्यू पे रह जाएगा। बाय द वे मैं आपको एक स्पॉइलर दे दूं, पूछा गया है इनटेंजिबल का ईयर एंड का बैलेंस निकाल के बताना बैलेंस शीट में कितना होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का एक्स्ट्रा आपको देना है, ठीक है। एनीवेज देखते हैं, ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बोलता है हमने फ्रेंचाइज एक्वायर किया 80 लाख में। वेरी गुड। कब एक्वायर किया? 4 मई को। अच्छा, तो आइडियली एमोटाइजेशन तो डे वाइज निकालना पड़ेगा, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी है कि कंपनी फॉलोज द पॉलिसी कि वो फुल ईयर का एमोटाइजेशन लेगा इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्या है? आप साल में कभी भी खरीदो, उस साल आप पूरे साल का एमोटाइजेशन निकालोगे। ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं ऐसा नहीं करता, तो मुझे डे वाइज निकालना पड़ता। ये लाइन लिखी है इसलिए मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि भले ही आपने 4 मई को खरीदा है, फिर भी आप पूरे साल का एमोटाइजेशन निकालोगे, ठीक है। तो फ्रेंचाइज एक्वायर के 80 लाख में लाइफ इसकी 5 इयर्स है, तो आप एक साल का एमोटाइजेशन निकाल दोगे, ईयर एंड की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें एक और चीज है कि आप जब फ्रेंचाइज खरीद रहे हो तो 80 लाख तो अपफ्रंट पे कर रहे हो, उसके अलावा 2% जो भी आप रेवेन्यू कमाओगे वो हर साल आप पे करोगे, उसका 2%। तो रेवेन्यू सपोज आपने 10 लाख का कमाया, उसका 2% आप पे करोगे। तो ये जो 2% पे करोगे, ये जब एज एंड व्हेन आप पे करोगे, उसको आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हुए चलना। इसको आपको डे वन पे कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है कि फर्स्ट टाइम में रेवेन्यू 10 लाख का कमाया, 10 लाख के रेवेन्यू पे 2% पेमेंट किया, प्रॉफिट लॉस में डाल देना। प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज भी आपको दे रखे, वो इरेलीवेंट है आपके लिए, काम के नहीं है कुछ, ठीक है। तीसरा आइटम कॉपीराइट। अब कॉपीराइट में आपने एक्वायर करने के लिए इसको लीगल कॉस्ट इंकर किया, ये तो आप कैपिटलाइज करते हो। उसके अलावा एक और चीज बोला गया है, हमने एक और खर्चा इंकर किया 7 लाख रुपीस का, किसी और को हराने के लिए। किसी और के अगेंस्ट आपने कोई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट फाइल किया था, उसको हराने के लिए खर्चा मैंने इंकर किया, लीगल कॉस्ट वगैरह। भाई किसी और को हराने का खर्चा आप कभी कैपिटलाइज नहीं करते, इसको आप जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अपने कॉपीराइट को रजिस्टर करने के लिए जो खर्चा किया वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। किसी और को हराने वाला खर्चा वेरी गुड जाएगा पीएनएल के अंदर। ये तुमको याद है क्या? तुम इतना एकदम शानदार तरीके से कैसे आंसर कर रहे हो, फटाक से पीएनएल पीएनएल कर रहे हो, वेरी गुड। तुमको समझ में आया वाला पार्ट क्या? ठीक है। अब पूछा क्या था? एक्सट्रैक्ट वगैरह पूछा है, मैं बता दूं कैसे बनेगा वो। इधर देख लो, बड़ा प्यारा सा एक्सट्रैक्ट बनेगा। देखो मैंने एकदम बढ़िया वर्किंग नोट दे रखा है। गुडविल डे 1 पे इतना एमोटाइज तो होगा नहीं, ईयर एंड पे इतना। फ्रेंचाइज डे 1 पे इतना एमोटाइज होगा फॉर 1 ईयर, क्योंकि 5 इयर्स लाइफ है, ईयर एंड पे इतना। कॉपीराइट 10 साल की लाइफ है, इतने कैपिटलाइज किया, साल एक साल में एमोटाइज कर देना, ईयर एंड पे इतना। तो इससे आपको मिलेगा इंटेंजिबल ईयर एंड का वैल्यू, वो मैंने लिख दिया बराबर। उसके अलावा आपको मिलेगा करंट ईयर का एमोटाइजेशन, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, एमोटाइजेशन। अब और क्या है, आपको और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। करंट ईयर में रेवेन्यू कमाया 10 लाख का, वो लिखा, उस पर 2% की जो फीस भरोगे वो भी रिकॉर्ड कर लेना। जो 7 लाख किसी और को हराने के लिए पे किया था वो भी रिकॉर्ड करना मत भूलना। बस इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। मैंने 2 इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट भी दे दिए कि गुडविल एमोटाइज नहीं होता है, और जिस साल कंपनी ने एक्वायर किया उस साल वो पूरे साल का एमोटाइजेशन निकालता है। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। उसके अलावा लेट मी सी और कोई बढ़िया क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, यू कैन जस्ट सी। एक इंटेंजिबल है, लाइफ 15 ईयर्स है, ठीक है, और डे 1 पे उसकी वैल्यू 12 लाख है। एंटिटी हैज अ कमिटमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू परचेज दैट अ पेटेंट, सॉरी, टू परचेज दैट पेटेंट इन 5 इयर्स फॉर 60% ऑफ फेयर वैल्यू। कमिटमेंट है कि कोई थर्ड पार्टी बोलता है कि लाइफ 15 ईयर छोड़, 5 साल के बाद मेरे को बेच देना, मैं आपको 60% की वैल्यू दे दूंगा रिटर्न में। अब कंपनी का इंटेंशन क्या है? कंपनी इंटेंस टू सेल द पेटेंट इन 5 इयर्स, ठीक है। तो भले इसके लाइफ 15 साल है, आपको बेनिफिट कितने ईयर्स तक मिलने वाला है? 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल का बेचने का सोच रहे हो, तो आप इसको एमोटाइज 5 साल में करोगे। उसके बाद जब एमोटाइज करोगे
तो नॉर्मली रेसिडुअल वैल्यू हम 0 अज्यूम करते हैं। इस केस में क्योंकि थर्ड पार्टी कमिटमेंट है तो आप जो भी कॉस्ट है उसका 60% आप रेसिडुअल वैल्यू अज्यूम करोगे। अब कंपनी ने गलती कर रखी है, कंपनी ने ना 15 साल के हिसाब से अमोर्टाइज कर रखा है और रेसिडुअल वैल्यू 0 मान रखा है। तो यहाँ आपको जो रेलिवेंट कंसेप्ट है लिख के देना पड़ेगा कि रेसिडुअल वैल्यू आप 0 नहीं मानोगे बिकॉज कमिटमेंट वगैरह है और लाइफ इसकी 5 साल होगी, बराबर। तो आइडियल एमोर्टाइजेशन शुड बी दिस मच, 96,000। कैसे? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय द लाइफ, ऐसा करोगे तो आपको आएगा। ठीक है, तो बता देना कंपनी ने गलत किया और अपन सही वाला निकाल के दे देंगे। इसी के साथ इंड एस 38 को क्या कर दिया, सरक 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 सरक, क्योंकि एक के है भाई साहब। ये क्या क्या हो गया सर आपको? अरे 38 खत्म हुआ ना, फील ले रहा हूँ। फील तो ले सकते हैं ना अपन, फील ले लो सर, फील ले लो। 2 घुट पानी पी लो क्या? 2 घुट मुझे भी है? मजा आ गया यार गाइस। बट वन गुड थिंग इज जो आपका बढ़िया पार्टिसिपेशन है ना, जो आप फटाफट लिख के बता रहे हो कि सर ये आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, मजा आ गया है ना। चलो, तो ये अपना खत्म हो जाता है इंडेक्स। कौन सा खत्म किया रहा अपना? 38। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक वो हो जाए क्या, मीठा मीठा प्यारा प्यारा इंडेक्स 40 भी कर लेते हैं। वो हार्डली 20-25 मिनट्स में हो जाएगा यार। खत्म करो, घर जाओ, बढ़िया आराम करो, चिल करो एकदम एसी में बैठ के। एसी में नहीं बैठोगे, पंखे के नीचे बैठो, पंखे में नहीं बैठोगे, गर्मी में बैठो, बट बैठो ना अकेले में। हाँ चलो आ जाओ, तो फटाफट से इंडेक्स 40 को भी अपन खत्म कर लेते हैं। आ जाओ, मैं नोट्स खोल लूँ, तब तक आप 1 मिनट का ब्रीदर ले लो। इतना देखने के बाद भी लाइक नहीं किया ना। और अगर तुमको ये बाय द वे रिवीजन पसंद आते हैं ना तो कमेंट छोड़ के जाना कि अच्छा लगा या नहीं लगा, उससे मेरे को मालूम पड़ेगा कि तुमको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, जो भी है वैसा। ठीक है, लाइव चैट में नहीं, वैसे कमेंट करके जाना, जो रिकॉर्डेड देख रहा हूं उनके लिए भी। एनीवेज, मैं शुरू कर दूं क्या? शुरू करो सर, आओ। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इंडेक्स 40 इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला नंबर क्या है? इंडेक्स 40। नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बराबर। कितने पॉइंट्स है पढ़ने के लिए अपने पास? 10 पॉइंट है। 10वां तो समरी है, मोटा मोटी 9 पॉइंट है। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा, फटाफट से देखते क्या बोलता है। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बोलोगे? व्हेन इट इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स, या फिर फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, या फिर दोनों, है ना। और तीनों में से एक भी मीट किया तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इसमें भी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स है और इंडेक्स 16 में भी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स था, कन्फ्यूजन हो गया। देखो, रेंट पे देना बिजनेस है और रेंट पे दिया तो इंडेक्स 16 में जाने का, और रेंट पे देना बिजनेस नहीं, जैसे मेरा टीचिंग बिजनेस है फिर भी रेंट पे दिया तो 40 में आ जाने का, बराबर। और 40 में मेजरली लैंड एंड बिल्डिंग आती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे देना या फिर उसको हेल्ड करना फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, या फिर दोनों, इसमें से कुछ भी आपने किया है तो प्रॉपर्टी आपके लिए रहेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आगे, यहां पीपी को एक पेट नेम दे रखा है ना। क्या नाम दे रखा है? ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। जैसे प्रतीक है अपने पास, तो प्रतीक का नाम का पक्या, बराबर। क्या तो ऐसे पेट नेम दिया ना, वैसे इन्होंने पीपी को यहां प्यार से हर जगह पे क्या बोलेंगे? ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ इंडेक्स में ना कभी कभी लीजेस का रेफरेंस भी आएगा, तो ये लीजेस का रेफरेंस कब समझेगा? लीज पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी इतना कुछ मेजर नहीं है इसके अंदर, बट ध्यान रखना। एनीवेज, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें मेरे को एक और चीज आपको बतानी है कि सपोज अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो अपने इंप्लॉय को भी स्टे प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलते हैं इंप्लॉय ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इंप्लॉय ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एज पर इंडेक्स 16 ही आएगा, वो 40 में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपके इंप्लॉयज यूज कर रहे हैं ना उसको, फॉर एडमिन पर्पस माना जाएगा उसको। एनीवेज, उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी हेल्ड किया है फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रॉपर्टी को बेचना धंधा है आपका, तो यहां मत आना, इंडेक्स 2 में चले जाना फिर उस केस में। ठीक है, ध्यान रखना। ये पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन, कुछ क्लैरिफिकेशन। फिर आएगा अपना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, है ना। 2 क्राइटेरिया है, वही सेम, वही घिसे पीटे 1638 वाले। एफईबीज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, फिर आएगा मेजरमेंट, या इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज 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 कॉस्ट। अगर खरीदा तो कॉस्ट क्या रहेगी? इट इज सेम लाइक 1638। एक्सचेंज में एक्वायर किया तो भी सेम लाइक 1638। हाँ, अगर आपने लीज में एक्वायर किया तो उसके लिए अपन लीज में जाएंगे 116 में। तो देखो, लीज वाली बात है, उसने खुद ढकेल दिया अपने को 116 में, तो यहां बात करने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, ध्यान रखना। तो सर ये तो सेम ही था पूरा का पूरा, मजा ही नहीं आया। मैं भी तो कह रहा हूं मजा ही नहीं आया। अब मजा किधर आएगा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर। नॉर्मली अपने को आदत किया है 1638 में कि 2 मॉडल है, 40 में एक ही मॉडल है, इनिशियल हो या सब्सिक्वेंट हो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी यहां कॉस्ट पे ही होता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बट फेयर वैल्यू ढूंढनी पड़ती है ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। इंडेक्स 40 में सब्सिक्वेंटली एक ही मेथड है, कॉस्ट मेथड। फेयर वैल्यू ढूंढोगे ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। सर अगर फेयर वैल्यू नहीं मिलती तो
अगर आप फेयर वैल्यू का एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो दिस फैक्ट अलोंग विद रीजन आप डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना है वाली बात, खत्म कहानी। ये आपका हो गया मेजरमेंट। सर मेजरमेंट का मजा आ गया, देखो जब रिवैल मॉडल है ही नहीं तो उसके सारे पॉइंट्स कम हो गए ना आपके लिए, मजा ही आ गया सर। अगला पॉइंट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड? एक बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद खर्चे किए तो क्या करेंगे? अगर सर्विसिंग वाला खर्चा किया गया प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर कोई पार्ट रिप्लेस किया तो अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग, नए वाले पार्ट का वैल्यू ऐड, पुराने वाला पार्ट का वैल्यू माइनस। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डिप्रिशिएट होता है, इसको भी प्यार होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लैंड। अगर आईपी आपका लैंड है तो डिप्रिशिएशन नहीं होएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले 4 पॉइंट तो बड़ा सिंपल से कुछ था ही नहीं इसके अंदर, मजा ही नहीं आया है ना, मजा यहां से आएगा। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, एक सिंगल प्रॉपर्टी जिसके एक से ज्यादा यूज है। फॉर एग्जांपल आपका 10 माले की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 7 फ्लोर्स आप यूज कर रहे हो, 3 फ्लोर्स रेंट पे दे रखा है। तो इस केस में मुझे बताओ क्या ये फ्लोर्स सेपरेबल होते हैं क्या? मतलब क्या ये फ्लोर्स अलग से बिक सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बिक सकते हैं सर। तो इफ द टू पार्ट्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली, दोनों का अकाउंटिंग अलग करने का, जितना आपने फ्लोर यूज किया उसको पीपी बोलने का, जितना फ्लोर आपने रेंट पे दिया उसको आईपी बोलने का, सिंपल सी बात। मजा इधर आएगा जब आपके पास एक सिंगल घर है 2 BHK, थोड़ा पोर्शन यूज कर रहे हो, थोड़ा पोर्शन भाड़े पे दे रखा है ना। जैसे एक रूम और किचन में यूज कर रहा हूं, एक रूम और हॉल मैंने पीजी पे दे रखा है, बराबर। तो थोड़ा यूज कर रहा, थोड़ा रेंट पे दे रखा है। अब मैं इस पूरे प्रॉपर्टी को क्या बोलूं? तो वो क्या बोलता है, वो ये नहीं बोलता है दोनों में से कौन सा मेजोरिटी है वो देखो, वो बोलता है यूज का पोर्शन सिग्निफिकेंट है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूम और एक किचन यूज कर रहा हूं, मैं बोलूं घर का 2 कमरा तो मैं यूज कर रहा हूं, तो ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? सिग्निफिकेंट का मतलब मेजोरिटी नहीं होता है। सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा मान लो कि क्या ये सब्सटेंशियल है गया, जैसे 30-40% सब्सटेंशियल होता है, 10% सब्सटेंशियल होता है, बराबर। सब्सटेंशियल है गया यूज वाला पोर्शन। इफ द यूज वाला पोर्शन इज सब्सटेंशियल, इफ द हेल्ड फॉर यूज पोर्शन इज सिग्निफिकेंट, पूरा प्रॉपर्टी बन जाएगा पीपी। और अगर हेल्ड फॉर यूज पोर्शन इज इनसिग्निफिकेंट, पूरा प्रॉपर्टी बन जाएगा आईपी। सर लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। एग्जाम में क्या करे सर, दोगला बन के आ जाना, बराबर। एग्जाम में दोनों पॉइंट से आंसर कर देना, नहीं समझे तो कुछ भी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या? यस सर। तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, ये वाला पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट था। उसके अलावा एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। याद है क्या, मैंने एक होटल पूरा का पूरा किसी को भाड़े पे दे दिया, होटल के साथ छोटी मोटी सर्विस दी सिक्योरिटी वाली, याद है ओयो का एग्जांपल? आपको अगर याद रहेगा तो, नहीं याद तो कोई बात नहीं। तो अगर मैंने पूरा होटल भाड़े पे दिया और साथ में छोटी मोटी सर्विस दी, कोई बात नहीं, हम होटल भाड़े पे देने को आईपी ही बोलेंगे। लेकिन अगर आपने होटल भाड़े पे दिया, होटल के साथ सारी सर्विस भी आप ही दे रहे हो, सिक्योरिटी सर्विस, रिसेप्शनिस्ट, वो फूड जो बनाएगा वो, रूम सर्विस, अदर सर्विस, सबका सब आपने प्रोवाइड किया, बराबर। क्या तो अगर आपने होटल रेंट पे दिया, होटल के साथ आपने सारी सर्विसेज सारी सर्विस आप ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इसको आईपी नहीं बोल सकते, एक तरीके से आप ही रन कर रहे हो इसको, तो इसको पीपी ही बोलेंगे, बराबर। उसको बोलते हैं एंसिलरी सर्विसेज। अब कितनी सर्विस देना सिग्निफिकेंट होता है, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। एग्जाम में दोगलापंती दिखाकर आ जाना, बट बहुत ऑब्वियस रहेगा कि छोटी मोटी सर्विस दी है तो आईपी रहेगा, वैसा ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। आगे, प्रॉपर्टी लीज्ड टू अदर ग्रुप मेंबर्स, बराबर। एक पेरेंट ने सब्सिडरी को रेंट पे दिया या सब्सिडी ने पेरेंट को रेंट पे दिया, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि पेरेंट ने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया सब्सिडरी को। अब पेरेंट बनाता दो टाइप के फाइनेंशियल्स, एक बनाएगा एसएफएस, एक बनाएगा सीएफएस। तो एसएफएस मतलब अपने अकेले खुद का। तो जब आप रेंट पे दोगे तो एसएफएस में आप इस प्रॉपर्टी को आईपी दिखाओगे, क्योंकि एसएफएस में अपन अलग देखते हैं, ये नहीं देखते रिलेशनशिप क्या है, पेरेंट अलग सब्सिडरी अलग, बराबर। तो पेरेंट बोलेगा एसएफएस में आईपी। लेकिन सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू, सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। सीएफएस के अंदर पेरेंट सब्सिडी साथ में आ जाते हैं, बराबर। तो सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने ही पेरेंट ने अपने ही बच्चे को रेंट पे दे रखा है तो सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी पीपी ही रहेगा, ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि अल्टीमेटली तो ग्रुप में यूज ही हो रहा है ना, तो इसलिए वो पीपी रहेगा। तो यही बोला हुआ है, प्रॉपर्टी लीज टू अदर ग्रुप मेंबर्स। इन सीएफएस वो क्या रहेगा, इन सीएफएस वो पीपी रहेगा, बट फ्रॉम एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू आईपी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट, ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक बार आप इंडेक्स 40 फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आप इंडेक्स 40 से बाहर निकलकर किसी और इंडेक्स में जा सकते हो क्या, या फिर किसी और इंडेक्स से आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ सकते हो क्या? तो बोलता है यस ऐसा पॉसिबल है, बट ऐसा कब पॉसिबल है ये भी अपने को देखना है। व्हेन देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। फॉर एग्जांपल पहले मैं रेंट पे दे रहा था, अब मैंने टेनेंट को निकालकर बोला अब तो मैं यूज करूंगा, अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं यूज करूंगा, तो देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज, और यूज करना शुरू भी कर दिया मैंने, आ गया एविडेंस, इसको बोलते हैं एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। तो उस केस में आप 40 से 16 में आ जाना। लेकिन सपोज ऐसा है मैंने भाड़े पे दे रखा है, मैं सोच रहा हूं कि इसको निकालकर यूज करना शुरू कर देता हूं, तो जस्ट बिकॉज मैं सोच रहा हूं तो क्या सोचते सोचते मैं 40 से 16 में आ जाऊं?
सोचने पे मत आना भाई। अ चेंज इन मैनेजमेंट इंटेंशन डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। तुम समझ रहे हो क्या? एक तो पहली चीज, तो ऐसे कहां कहां ट्रांसफर हो सकता है? 40 से 16 में आ सकते हो, 40 से 2 में जा सकते हो। सर 40 से 2 में कब जाएंगे? सपोज आप पहले नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीद के लॉन्ग टर्म होल्ड करके बेच रहे थे, अब आपने इसको धंधा बना लिया, अपना धंधा बना लिया, तो उस केस में आप 40 से 2 में चले जाओगे, इन्वेंट्री बन जाएगी ना आपके लिए। वैसे आप 16 से भी 40 में आ सकते हो और 2 से भी 40 में आ सकते हो, ऐसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब जब ऐसा ट्रांसफर मारोगे किसी और इंडेक्स से 40 में या 40 से किसी और इंडेक्स में, तो कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर होगा? तो कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होगा। सर कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल पहले मैं पीपी यूज कर रहा था, लाइफ 10 ईयर्स थी, 3 साल मैंने यूज किया डिप्रीशिएट का 3 साल के लिए, बराबर। तो कैरिंग अमाउंट कितनी बची? 7 लाख बची। अब इसी पीपीई को मैंने रेंट पे देना शुरू कर दिया, तो ये 16 से जाएगा 40 में, कौन से वैल्यू पे जाएगा? जिस दिन 16 से 40 में गया ना, उस दिन की कैरिंग अमाउंट बनेगी यहाँ की कॉस्ट, सिंपल कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। तो जो भी वैल्यू था पुराने इंडेक्स में, उस वैल्यू पे नए इंडेक्स में डाल देने का, सिंपल, बराबर। वो देखो यही बोलता है कि जब ऐसा ट्रांसफर करोगे इट विल नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट, डी रिकग्निशन, मतलब बाहर करना। बाहर कब करोगे? या तो लाइफ खत्म या फिर बेच दिया, बेचा गेन हुआ तो अदर इनकम में ट्रांसफर कर देना। ये समरी है, ये समरी कब काम आएगी? जब आप एफआर एक बार पूरा पढ़ लोगे, पूरा पढ़ने के बाद एक समरी जरूर एफआर एक बार कर लेना। क्लियर है वाला पार्ट? दिस कंप्लीट्स योर कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ इंडेक्स 40। बट हम तो नादान बच्चे हैं, कंसेप्ट से हमारा काम तो होता ही नहीं है। ऐसा बोलो, कंसेप्ट से हमारा पेट ही नहीं भरता है ना। मेन डेजर्ट तो अभी कहाँ है? क्वेश्चन में है। आओ सर आओ, क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया करवा दूं आपको? करवा दूं ना सर? देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। एकदम जो बेसिक बेसिक है वो खुद पढ़ोगे तो भी तुमको हो जाएगा। हाँ ये है ना इलस्ट्रेशन नंबर 9, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सुन लो क्या बोलता है। बोलता है पहले मेरे पास एक लैंड थी, बराबर इसकी वैल्यू 2 CR थी। अब भाई उसको मैं ना पहले लैंड को अगर मैं खरीदता हूं तो उस पर डिप्रीसिएशन चार्ज हम नहीं करते, ध्यान रखना। और उसको अपन ने लीज पे देना शुरू कर दिया, तो लीज पे देना शुरू किया तो आईपी रहेगी आपके लिए, ठीक है। 4 साल के बाद का फेयर वैल्यू दे रखा है। क्या आईपी में फेयर वैल्यू मेरे काम का है क्या? यस और नो? अच्छा मैं ऐसा पूछता हूं, क्या आईपी में मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या? नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता। लेकिन ये मत बोलो काम की नहीं है, काम की है, फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। हाँ किसने बोला डिस्क्लोजर? सबसे पहले अंतरा ने सबसे पहले आंसर किया डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, वेरी गुड। समझ रहे हो तुम? इट इज रेलिवेंट बट ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, रिकॉर्ड नहीं कर सकता आप इसके ऊपर, ठीक है। फिर बोलता अंडर टर्म्स ऑफ लीज वाई was able to cancel the lease by giving 6 months notice। तो उसने नोटिस दिया और 30th सितंबर को प्रॉपर्टी वेकेट कर दी। ऑन 30th सितंबर fair value of the property was 290, again fair value irrelevant for us। on 1st October X immediately began to convert the property into 10 separate flats intended to sell in ordinary course of business। धंधा बना लिया इसको अपना, बराबर क्या? तो क्या करेंगे फिर हम? 40 से कौन से इंडेक्स में जाएंगे? हम जाएंगे सीधा 40 से इंडेक्स 2 में। और क्योंकि लैंड थी, डिप्रिशिएट किया होगा नहीं, तो जो भी यहाँ की वैल्यू थी वो इंडेक्स 2 की कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आप 1 अक्टूबर को चले गए 40 से 2 में एट 2 CR। अब इन्वेंट्री में चले गए, अब इन्वेंट्री के प्रोविजन अप्लाई करना। अब क्या किया? एक बार इन्वेंट्री में आ गए, फिर आपने और खर्चे इंकर किए, 60 लाख इंकर किया फॉर कन्वर्जन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो खर्चा कैपिटलाइज करेंगे अपन कन्वर्जन कॉस्ट बोलकर, इन्वेंट्री में आ गए, इन्वेंट्री वाले प्रोविजन अप्लाई करने का, तो कन्वर्जन कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। ईयर एंड पे कॉस्ट क्या हो गया आपकी? 2.6 CR हो गई। अब ईयर एंड पे कोई भी इन्वेंट्री को आप कॉस्ट या एनआरवी विचेवर इज लोअर पे रखते हो, तो कॉस्ट तो 2.6 CR है। अब एनआरवी क्या होगी? अब इसमें क्या बोला पता है क्या? प्रोजेक्ट वाज इनकम्प्लीट, तो यहाँ इंडेक्स 2 का प्रोविजन लगता है, ठीक है। इंडेक्स 2 में डब्ल्यूआईपी के एनआरवी कैसे निकालते बता दूं मैं आपको। इंडेक्स 2 में डब्ल्यूआईपी के एनआरवी हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, बिकॉज कंप्लीट नहीं हुआ है ना ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो डब्ल्यूआईपी के एनआरवी अपने को 4.6 मिलेगी। ऐसे कैसे? हम 10 फ्लैट्स में कन्वर्ट करने वाले थे, किधर लिखा था ये? 10 सेपरेट फ्लैट्स, इधर 10 फ्लैट्स में कन्वर्ट करने वाले थे और हर एक फ्लैट का वैल्यू था 50 लाख, ठीक है, ध्यान रखना। तो 10 इंटू 50 लाख विल गिव यू 5 CR, और कंप्लीट होने में 40 लाख का खर्चा और लगने वाला था, तो बचा 4.6 CR। तो ये आपकी डब्ल्यूआईपी की वैल्यू हो गई। तुमको समझ आया वाला पार्ट? यस सर। तो डब्ल्यूआईपी का आपका एनआरवी हो गया 4.6, कॉस्ट थी 2.6, तो आप कॉस्ट पे रखोगे, सिंपल, दैट्स इट। क्लियर? यस, मजा आ गया सर। आगे बढ़ू, आगे बढ़ो सर। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है सुन लो। बोलता है एक बिल्डिंग ए था विच इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स, इंडेक्स 40 में जाएगा। कब खरीदा अपन ने? डेटा दे रखा है कि खरीदा अपन ने 10 CR में। एट दैट टाइम द यूजफुल लाइफ वाज 20 ईयर्स, जब खरीदा तब 20 ईयर्स की लाइफ थी। आउट ऑफ विच 5 years have been expired as on 1st April 19 तक 5 साल बीत चुके थे।
बाय द वे मैं बता दूं हमारा करंट ईयर एंड 20 में हो रहा है, तो अगर 19 तक 5 इयर्स बीत चुके थे तो 20 तक कितने साल बीत चुके हैं? 6 साल। अरे मैं बताऊं, अगर आप 19 में 5 साल का हैप्पी बर्थडे मनाए तो 20 में कितने साल का हैप्पी बर्थडे मनाओगे? 6 साल का। मैं भी तो ये कर रहा हूं, ठीक है। आगे, द कंपनी फॉलोज एसएलएम मेथड। आगे बढ़ जाते, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग बी, हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल के लिए रखो या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखो, दोनों जाएगा 40 में। ये प्रॉपर्टी खरीदी आपने 19 में, तो इसको 20 तक 1 साल ही हुआ रहेगा, ठीक है। फिर आपको बाकी डेटा दे रखा है, ये जो डेटा है ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है फॉर ए एंड बी। ऑपरेटिंग खर्चे मतलब डे टू डे खर्चे, डे टू डे खर्चे जाएंगे सीधा पीएनएल के अंदर, जो इनकम है वो इनकम में, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में, ध्यान रखना। फिर आपको ये डेटा नीचे दे रखा है फेयर वैल्यू के लिए, बराबर। ये जो 2 पैराग्राफ है ना, ये पूरे दे रखे फेयर वैल्यू के लिए। अपने ढूंढते ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, तो बता रखा है हमने, ये मेथड फॉलो किया, वो मेथड फॉलो किया, ज्ञान दे रखा है, कोई बात नहीं, ज्ञान यूज कर लेना। फिर क्या बोलता है लास्ट में जाके बोल दिया फेयर वैल्यू 10.5 है। काम क्यों आएगी? फॉर ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी इन द बैलेंस शीट? प्रोवाइड डिटेल डिस्क्लोजर एंड कंप्यूटेशंस, ठीक है। तो बैलेंस शीट एब्स्ट्रैक्ट आपसे मांगा है, तो कैसे दोगे देख लो। बैलेंस शीट का भी दे दो, पीएनएल का भी दे दो, मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले बिल्डिंग ए की बात करो, ठीक है। पहले ना 2-3 लाइन में समझा देना उसको, डेफिनेशन ऑफ आईपी देना, और 3-4 लाइन में कंसेप्ट दे देना, ठीक है। अब बिल्डिंग जब एक्वायर किया, पहले 5 साल खत्म हुए रहेंगे, तो आपको 31st मंथ एंडिंग की वैल्यू मिली। फिर 1 साल और डिप्रिशिएट करोगे, 30/20 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर बिल्डिंग बी का आपने निकाला वैल्यू, सिमिलरली बिल्डिंग बी को आप 1 साल से डिप्रिशिएट करोगे, ठीक है। फिर ये आपने जो भी इसका वैल्यू बचेगा ईयर एंड पे, वो आप दिखा दोगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। फिर आप बनाओगे पीएनएल का एक्सट्रैक्ट। पीएनएल में जो भी आइटम्स दे रखे क्वेश्चन में वो तो रिकॉर्ड कर लेना, साथ में डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना। अब डेप्रिसिएशन में गलती क्या करोगे, पीएनएल सिर्फ करंट ईयर का बनता है, तो सिर्फ करंट ईयर का डेप रिकॉर्ड करना। बिल्डिंग ए में येडे की तरह पूरा 2.5 और 0.5 तीन मत रिकॉर्ड कर लेना भाई, करंट ईयर का सिर्फ 0.5 है। मैं बता रहा हूं, गलती करोगे इधर, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कुछ था ही नहीं इसके अंदर, खत्म हो गया वाला पार्ट। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ो सर। फिर आएगा अपना मॉक टेस्ट आरटीपी एमटीपी का एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है सर, ये ना वो कंसेप्ट पे बेस्ड है। मेरे पास 10 माले का बिल्डिंग है, उसमें से 7 फ्लोर्स में यूज कर रहा है, 3 फ्लोर्स रेंट पे दे रखा है, ऐसा। तो 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, 10 करोड़ का बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स उसका वो है टोटल एरिया। 7 फ्लोर्स में यूज कर रहा हूँ, 3 फ्लोर्स रेंट पे है, ठीक है। तो ये आपके लिए बनेगा आईपी और ये 7 फ्लोर्स बनेगा पीपी। उसके बाद आपको डेटा दे रखा है और क्या बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ टॉप 3 फ्लोर्स, ये 3 फ्लोर का कॉस्ट कितना है 3 CR, और ये बाकी 7 फ्लोर्स का कॉस्ट कितना है, वो बोलता है 7 फ्लोर्स में थोड़ा लैंड है थोड़ा बिल्डिंग है, कोई बात नहीं, लैंड 25%, बिल्डिंग 75%, ठीक है, बट वो है तो पीपी। फिर क्या बोलता है, ऑन 31st March 18 ईयर एंड पे यूके ऑब्टेन्ड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू दिया 15 CR का। अब 15 CR में से बांटना पड़ेगा ना, पीपी में कितना आईपी में कितना, तो जिस रेशियो में कॉस्ट बांटा है, जैसा 10 CR का कॉस्ट बांटा ना 7 और 3 CR में, वैसा उस रेशियो में बांट देना फेयर वैल्यू को। एनीवेज, अब वो क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट बात इधर है कि यूके विशेष टू यूज कॉस्ट मॉडल फॉर पीपी, पीपी में तो कॉस्ट मॉडल चलेगा, एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर आईपी, आईपी में चलबेगा फेयर वैल्यू मॉडल, बोलना नॉई चलबे, आईपी में फेयर वैल्यू मॉडल नॉई चलबे, बराबर, ठीक है। एडवाइस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो कैसे करेंगे देख लो एक बार, बड़ा सिंपल। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं चलबे, तो पहले ज्ञान देना, 16 में कब आते हो, 40 में कब जाते हो, डेफिनेशन लिखो, थोड़ा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का ज्ञान दो, और बता देना 40 में सिर्फ कॉस्ट मॉडल चलता है, फेयर वैल्यू मॉडल ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, ठीक है। आगे फिर आपने पहले कॉस्ट बाइफिकेट की कि मेरी कॉस्ट आईपी की इतनी है और पीपी की 7 है, 7 में से 25 लैंड है और 75% बिल्डिंग है, ठीक है। फिर ये दोनों को कॉस्ट पे मेजर कर सकते हैं, बोला भी यही करना है। आईपी में फेयर वैल्यू नहीं चल बे, कॉस्ट ही चलेगा, फेयर वैल्यू ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। अब फेयर वैल्यू बांटू कैसे, 15 की टोटल वैल्यू दे रखी है, जिस रेशो में कॉस्ट है उस रेशो में बांट देना भाई, मिल जाएगी फेयर वैल्यू बस। और बिल्डिंग का लाइफ अगर ईयर एंड का पूछा है तो ईयर एंड पे 1 साल का डिप्रिशिएशन चार्ज कर देना, लैंड होएगा नहीं डिप्रिशिएट, बिल्डिंग होएगा 1 साल से डिप्रिशिएट, आईपी भी होगा 1 साल से डिप्रिशिएट, सिंपल। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर, डन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया सर, फील आ गई। अब एक और फील दूं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सर, हर क्वेश्चन को फेवरेट बोलते हो चल रहे हो दोगले आदमी, सॉरी, लेकिन ये मेरा सच्ची फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी, 2 फैक्ट्री और एक लेट आउट बिल्डिंग। तो ये 2 फैक्ट्री पीपी हो गया, लेट आउट बिल्डिंग आईपी हो गया, ठीक है। अब इसमें परचेज प्राइस वगैरह दे रखा है, लाइफ वगैरह दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, पीपी में एक में बोलता है कॉस्ट, एक में बोलता है रीवैल। देखो पीपी में दोनों अलाउड है, लेकिन एक दिक्कत है, दोनों क्योंकि पीपी फैक्ट्री है तो सेम क्लास पे सेम मॉडल लगना चाहिए।
या तो दोनों पे कॉस्ट या दोनों पे फेयर वैल्यू लगाओ, ये अलग अलग नहीं चल पे। लेट आउट बिल्डिंग पे रीवैल नॉई चल पे। बोलना गलत क्या देवसेना। आगे फिर प्रॉपर्टी 1 and 2 आर ऑक्यूपाइड एंड प्रॉपर्टी 3 इज लेट आउट। मैनेजमेंट प्रेजेंट्स ऑल 3 प्रॉपर्टीज एज पीपी। मैनेजमेंट तीनों को पीपी में दिखा रहे हैं। ओ भाई बुलाओ कौन है मैनेजमेंट में, टपली मारो उसको एक। बोलेगा 2 आईपी है, 2 पीपी और 1 आईपी है ना। गलत क्या देवसेना। आगे कंपनी डज नॉट डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है। क्यों? बोलते हैं ज्यादा है ना फेयर वैल्यू, कुछ भी बोलते हैं ज्यादा फेयर वैल्यू तो मैं डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। ऐसा तो ना होता है भाई, करना पड़ेगा डेप्रिशिएट, तो वहां भी टपली मारो उसको। उसके अलावा क्या बोलते हैं, जहां फेयर वैल्यू ज्यादा है, जो भी गेन है वो गेन जाएगा पीएनएल में। गेन रहेगा तो ओसीआई में जाएगा ना, फिर डब्ल्यू मारो उसको। हाँ मारा। आगे एनालाइज वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू द गिवन प्रॉपर्टीज आर इन अकॉर्डेंस विद इंड एस। बोलने का बहुत ही गलत है भाई। इफ नॉट एडवाइज द करेक्ट ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंट एंड स्टार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब यहाँ आपको 2 केस में आंसर करना पड़ेगा। क्यों? जब आपसे करेक्ट ट्रीटमेंट मांगा तो आपको ये नहीं पता है कि पीपी के लिए कौन सा मॉडल फॉलो करना है, कॉस्ट की रिवैल, क्योंकि दोनों पे सेम लगाना पड़ेगा। तो आपको केस 1 क्या बनेगा आपका, केस 1 अगर आप दोनों पीपी पे कॉस्ट लगाओगे और आईपी पे कॉस्ट लगाओगे तो क्या होगा। केस 2 अगर आप दोनों पीपी पे रिवैल लगाओगे और आईपी पे कॉस्ट लगाओगे तो क्या होगा। बट ये सब देने से पहले वर्ड यूज किया एनालाइज। एनालाइज से उनका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो देना पड़ेगा, बराबर। तो ज्ञान कैसे दोगे, इंडेस 16 का पहले आप कंसेप्ट लिखो। कंसेप्ट कैसे लिखे सर, कितना लिखे समझ नहीं आता। ये देखो गलती कहाँ कहाँ की है। सेम क्लास सेम मॉडल में गलती की है ना। उसके अलावा डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, वहां गलती की है। गेन जाना चाहिए ओसीआई में, वहां गलती की है। तो ये सब के ऊपर कंसेप्ट लिख कर आओ। सेम 40 में गलती कहाँ की है, मेजरमेंट में गलती की है, डेफिनेशन बता दो क्या होता है उसका, है ना। आईपी को अपन डेप्रिशिएट करते हैं, ये सब बताओ। गलती जो कि उसका डेफिनेशन आप लिख के दो, उसका कंसेप्ट लिख के दो ओन वर्ड्स में विद रेलेवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट। फिर केस 1 अगर बोथ पीपी पे आप कॉस्ट लगाते हो और आईपी पे कॉस्ट लगाते हो तो क्या होता। कुछ नहीं, पीपी की वैल्यू होती 1 साल करते डेप्रिशिएट, सेकंड को भी 1 साल करते डेप्रिशिएट, वैल्यू मिलती, ये मिल गया पीपी। आईपी को भी आप करते 1 साल डेप्रिशिएट, खत्म कहानी। आईपी के नीचे बस लिख दूंगा फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर पर्पस के लिए इतनी है, और पीएनएल में देखिएगा डेप्रिसिएशन। मजा इधर आएगा। केस 2 जब दोनों पीपी को आप रखोगे रिवैल पे, तो कैसे निकालोगे रिवैल्यूएशन मॉडल का फेयर वैल्यू। पहले कॉस्ट दिया हुआ है, पहले 1 साल से करना डेप्रिशिएट, फिर ढूंढना फेयर वैल्यू कितना है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो गेन आया। ठीक है, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट नया वाला फेयर वैल्यू होगा। पीपी 2 में भी सेम, डेप्रिशिएट करना, कैरिंग अमाउंट मिलेगा, फिर आपको फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फिर गेन आएगा आपको, बराबर ध्यान रखना। वर्किंग नोट नंबर 3 आपका आईपी तो सेम ही रहेगा ना, बिकॉज आईपी दोनों केस में कॉस्ट पे ही है। अब जब पीपी दिखाओगे तो फेयर वैल्यू पे दिखाना दोनों को, आईपी कॉस्ट पे दिखेगा, डेप्रिसिएशन दिखेगा। एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, पीएनएल का 2 हिस्सा होता है, एक पीएनएल और एक ओसीआई। ओसीआई में आपको गेन भी दिखाना पड़ेगा ना, एक जगह 5000 का गेन, एक जगह 4000 का गेन। ये दोनों गेन आप दिखा दोगे, टोटल गेन कितने का हो गया, 9000 का हो गया। और ये गेन अल्टीमेटली जाके अदर इक्विटी के रिवाइल सरप्लस में जमा होता है, तो वहां भी दिखाना भूलना मत। ये जो लाल में लिखा है आप भूलोगे, ये करके आना बस भाई। तो ये क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट टेस्टिंग बहुत बढ़िया हो जाता है, तो करके आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एकदम एक फ्लाइंग किसी दे दो उसको, फ्लाइंग किसी, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ इधर क्या बोलते हैं सुन लो। बोलते बिल्डिंग 50 लाख, नॉन रिफंडेबल टैक्स 2.5 और लीगल कॉस्ट 50, सब कैपिटलाइज कर देना, 53 हो गया। फिर बोलते हैं उसको 2 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, 2 स्टोरी बिल्डिंग, प्लान अप्रूवल 1 लाख, प्लान अप्रूवल 1 लाख, कैपिटलाइज कर देना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख इंक्लूडिंग 60 रिफंडेबल टैक्सेस, तो 10 में से 60 निकाल देना, बचा 9.4, कैपिटलाइज कर देना। एबनॉर्मल वेस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये अलग से डालना प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसको किसी से माइनस मत करना। ऐसा बोला है क्या 40 वाज इंक्लूडेड समवेयर ईयर, नहीं ना, तो अलग से डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको ये करके ना पहले बिल्डिंग की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपने जब ये किया आपको बिल्डिंग की वैल्यू मिले 63.4, सब एड वर्ड करके जो भी रेलिवेंट चीज़ है। अब उसमें से क्या बोलता है कि हम है ना ग्राउंड फ्लोर सब्सिडरी को देंगे रेंट पे, और फर्स्ट फ्लोर खुद यूज करेंगे ओन एडमिन पर्पस। तो अगर मैं एक फ्लोर रेंट पे दूंगा, एक फ्लोर खुद यूज करूंगा, तो एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड फ्लोर बनेगा आईपी क्योंकि रेंट पे दिया, और फर्स्ट फ्लोर बनेगा पीपी। बट सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट पे दिया सब्सिडरी को ही है, तो सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों माला आपका पीपी ही रहेगा। तो बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा बताऊं तो एसएफएस में एक आइटम दिखेगा पीपी, एक आइटम दिखेगा आईपी, सीएफएस में दोनों फ्लोर पीपी दिखेगा। सिंपल। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 63। क्या तुमको यहाँ तक समझ आता है? ये सब समझ आता है, सॉरी 63 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर ये तो सिंपल है 4th। गाइस कह दूं क्या आपसे? कह दो ना सर, मैं कह दूं क्या आपसे? कह दो ना सर, अरे कह दो ना, कह दो ना, यू आर माय सन। खत्म हो गया। बताओ मोदी जी, कितना बढ़िया अपन ने कवरेज किया ना आज। अपन ने देखो एक अलग सेशन में 16 रिवाइज किया,
इसमें 38-40 रिवाइज कर लिया। हाँ, जो आपको शायद पढ़ने में कितने दिन लगे होंगे उसको अपन ने करीबन करीबन 2-2.5 घंटे में रिवाइज कर लिया, विद क्वेश्चन रिवाइज कर लिया। अब आप ये इंडेक्स का अगर मीठा मीठा राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस का तो मजा नहीं आ जावे। फिर क्या तो एमसीक्यू पूछेगा और क्या तो क्वेश्चन पूछेगा, सब तुम ऐसा मक्खन की तरह करके आओगे, है ना। और फिर हम क्या कहेंगे, एक के है भाई साहब, है? सरका दिया इसको भी। तो इंडेक्स 40 को भी क्या बोलेंगे, सरक सरक उधर सरक, सरका दिया इसको भी, बराबर। तो आई होप आपको मजा आया रहेगा, मेरे को बड़ा मजा आता है आपको पढ़ा के। आई होप आपको पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा, ठीक है। अगर ये सेशन हेल्पफुल रहेगा तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो बाकियों को लगेगा कि ये सच्ची में हेल्पफुल सेशन है, तो वो भी यूज कर पाएंगे इसको, क्योंकि है तो यूट्यूब पे फ्री में आप सबके लिए, आप सबके लिए, बराबर। तो कमेंट जरूर कर देना। उसके अलावा आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो उनको आप शेयर भी कर देना ये वीडियो। उसके अलावा एक और चीज, अगर किसी को मेरा फास्ट ट्रैक बैच वगैरह कोई भी बैच चाहिए, रिकमेंड करना है किसी को, तो इट इज अवेलेबल ऑन bbvirtual.com। ये लिखा है ना bbvirtuals.com, तो वहां जाके वो एनरोल कर सकता है। आपको जरूरत नहीं होगी, बट किसी को होगी तो जरूर बता सकते हो आप, ठीक है। तो इसी बात पे शुक्रिया एवरीवन, सेशन को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। चलो बाय मुस्कान, बाय मनोज, बाय नेहा, बाय प्रतीक, बाय राशि, बाय दीपिका, बाय वेदिका, बाय आस्था, बाय पूजा, बाय वरुण, बाय अदिति, बाय विवेक, बाय मेघना, बाय अंजलि, बाय नितेश। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय कार्तिक, बाय राशि, बाय मेघा, बाय भार्गव। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, सी यू।